हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बताओगे? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो एंड रिजल्ट्स, वो टारगेट्स जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं ना। तो ऐसे ही बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अपने फादर का एग्जांपल लो। अगर आपके फादर की एक शॉप है तो वहाँ से कितने सारे काम हो रहे होते हैं। आपका घर चल रहा होता है, आपके जो बिजनेस में पैसा चाहिए आपके फादर को वो वहीं से मैनेज हो रहा होता है, प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं वहीं से। और तीसरी बात, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं वो वहाँ से। एक और सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, चंदा वगैरह देना होता है किसी फेस्टिवल के लिए तो वहाँ से जाता है। इसका मतलब एक बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहा होता है। फाइन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा होता है। तो ऐसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनको फर्दर हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फाइन, मुझे हेडिंग्स रिवाइज कराओगे। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल और थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। फाइन, अभी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हमारे बिजनेस का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉन्ग रन के साथ, कि हमें कैसे ग्रो करना है। फाइन, देखो स्टेप बाय स्टेप वो टारगेट चेंज होते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहेंगे। स्टार्टिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में। फाइन, जैसे आपने कोई नई शॉप खोली है लोकेलिटी में, तो सबसे पहले आप क्या प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचोगे? नहीं, सबसे पहले हर बिजनेस क्या सोचता है कि मेरे कम से कम इतने कस्टमर्स बन जाए, कम से कम मेरी इतनी सेल्स होने लग जाए कि मेरी जो कॉस्ट है वो पूरी रिकवर होने लग जाए। फाइन, तो दैट फेज इज कॉल्ड सर्वाइवल फेज। उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइवल फेज। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है? सर्वाइव करना। उसके बाद क्या होता है बच्चों? फिर हम लोग थोड़े टाइम बाद प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं ना। जब हमें 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है हमें कि हमारी कॉस्ट तो पूरी रिकवर हो रही है, देन स्लोली वी ट्राई टू अर्न सम प्रॉफिट। तो हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट होता है सेकेंड फेज। फाइन, अब देखो प्रॉफिट ये जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है अपने काम में जाने के लिए। फाइन, अपने काम को बहुत अच्छे से करने के लिए प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अच्छा, कुछ साल तक आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसके बाद क्या? क्या उतनी ही प्रॉफिट अर्न करना एक बिजनेस का लॉन्ग रन में गोल हो सकता है? नहीं। अब कुछ साल के बाद उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर कर हम लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मेजर होती है, इन द टर्म ऑफ सेल्स मेजर होती है कि पिछले साल आप कितने की सेल्स कर रहे थे और आज कितने की सेल्स कर रहे हो। फाइन, दोनों को कंपेयर करके आपको ग्रोथ पता लगती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले कितने थे और आज कितने हैं। तो थर्ड फेज इज अल्टीमेटली ग्रोथ। तो 3 पार्ट्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। फाइन, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। तो शेयर होल्डर्स को किस चीज़ से मतलब है? कि उनका शेयर का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, उनके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए वो कौन काम कर रहा है? मैनेजमेंट काम कर रही है। तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, इसके बाद की बात करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। ऑब्वियसली बात है कि अगर उनको अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं तो उनको वेस्टेज अपनी कम से कम करनी होगी। फाइन, तो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हैं और ताकि वेस्टेज मिनिमम हो। फाइन, इसके बाद ये आपको अच्छे से बात पता है कि वेस्टेज मिनिमम होती है मैनेजमेंट में, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो। दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल के बारे में पढ़ते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। सबसे पहले वो किसके बारे में सोचता है? सर्वाइवल, दैट इज द फर्स्ट फेज। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात क्लियर है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। अगर इनफ रेवेन्यू हो जाए जो कॉस्ट को कवर कर पाए, दैट मीन्स हमने सर्वाइवल फेज को कवर कर लिया। फाइन, सर्वाइवल कुछ टाइम तक ठीक लगता है, उसके बाद हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉफिट की। तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं प्रॉफिट, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट की बात करते हैं। मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ। अब आप बहुत साल तक सिर्फ सर्वाइव करके नहीं चल सकते, नहीं तो आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं होगा कि आप अपना काम और अच्छे से करो। फाइन, अगर सिर्फ सर्वाइवल फेज पर काम करते रहोगे तो। मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है फॉर द कॉन्टिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, रिस्क, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। फाइन, ये वाली बात वो यहाँ पर, सेम बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एसेंशियल होता है कॉस्ट और रिस्क को कवर करने के लिए। फाइन, जो हमने पैसा लगाया बिजनेस में तो उसके लिए अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट तो चाहिए। जो हम रिस्क ले रहे हैं बिजनेस में, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। फाइन, लास्ट पॉइंट, थर्ड फेज इज ग्रोथ। आपको बताया था ग्रोथ कैसे मेजर होती है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ग्रोथ मतलब जब प्रॉफिट को हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, दूसरे से तीसरी ब्रांच खोलते हैं, फिर फोर्थ ब्रांच खोलते हैं, एक्सपेंशन बेसिकली। फाइन, पढ़ते हैं। अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो।
ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले कितने थे आज कितने हैं, सेल्स पहले कितनी थी आज कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पहले हमारे प्रोडक्ट्स कितने थे मार्केट में आज कितने प्रोडक्ट्स हैं, और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। फाइन। यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ, जियो, रिलायंस जियो। देखो रिलायंस जब आया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा जियो, तो बहुत ही कम कॉस्ट पर इन्होंने आपको सिम्स दिए थे, याद है आपको। तब ये सर्वाइवल के बारे में सोच रहे थे, इन्होंने मार्केट में इतना अच्छा अपना बेस बना लिया, उसके बाद इन्होंने कुछ पैसा आपसे ज़्यादा लेना शुरू करा रिचार्ज का। अब वो जब मर्जी रिचार्ज का रेट बढ़ा देते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। अब हम लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस सिम के एडिक्टेड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी अब रिक्वायरमेंट बन चुकी है। अगर हमारे पास जियो का नंबर है तो जल्दी से कोई पोर्ट नहीं करता, जल्दी से कोई स्विच नहीं करता है ना, जल्दी से कोई इसको बंद नहीं करता अपने नंबर को। तो आज वो ग्रोथ का मज़ा ले रहे हैं, आज वो अब बहुत सारी कंपनीज वो खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत अच्छी अर्निंग्स कर ली उन्होंने, है ना। अब वो ग्रोथ फेज़ की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले सर्वाइवल स्टेज करी कुछ साल, फिर प्रॉफिट अर्न किया, अब वो ग्रोथ फेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो किसी भी बिजनेस का सबसे पहले फेज़ कौन सा होता है? सर्वाइव करने का, फिर प्रॉफिट अर्न करने का, फिर ग्रोथ करने का। गॉट इट? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज द नेम सजेस्ट, सोशल का मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी। तो रिलेटेड टू सोसाइटी किसी भी कंपनी की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पढ़ेंगे। वैसे जनरली बात करते हैं, आपको क्या लगता है बताओ, ऑब्जेक्टिव्स के सोसाइटी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए? कंपनी के सर, उनको प्रोडक्ट्स अच्छे देना, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, रेट्स नॉर्मल रखना, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स नहीं चार्ज करना। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करना, ज़्यादा पॉल्यूशन ना करना, है ना। तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस है या वो नॉन बिजनेस, हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। बिकॉज हम लोग किससे कनेक्टेड है बच्चों? सोसाइटी से कनेक्टेड है ना। अल्टीमेटली हमारे सारे कस्टमर सोसाइटी से आते हैं, सारा पैसा हमारे पास सोसाइटी से आता है। हम लोग बिजनेस कहाँ पर कर रहे हैं? सोसाइटी में रहकर कर रहे हैं। हमें एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं। हम लोगों को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सोसाइटी के इर्द गिर्द है ना, तो हम लोगों को सोसाइटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब तक हम सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेंगे, हम लोग कभी भी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। फाइन। इसके बाद ये बोलते हैं, दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। एम्प्लॉयमेंट देना उनको जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, या नॉर्मल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में कुछ वैल्यू एडिशंस कर पाओ। इसके बाद एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक स्कूल्स प्रोवाइड करना और क्रेचेस टू द एम्प्लॉयज़ के बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाना, है ना। दे आर कॉल्ड क्रेचेस। फाइन। इतना क्लियर हुआ आपको अच्छे से? लास्ट ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो पर्सनल मतलब रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। तो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो समझते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है यार, एम्प्लॉयज़ का आप कैसे कैसे ध्यान रखोगे? उनको सैलरी टाइम पर देना, पर्क्स देना, टाइम टू टाइम उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उनको नई नई चीज़ें सिखाना, नए नए स्किल्स डेवलप करना, ताकि वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छी नॉलेज अटेन कर पाए और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अर्निंग्स कर पाए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। फाइन। उनको एक सेफ इन्वायरमेंट देना काम करने के लिए। गॉट इट? तो दे आर कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग लोग होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी अलग होती है, बैकग्राउंड अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और ऑब्जेक्टिव्स भी उनके अलग अलग होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स। फाइन। वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने ताकि वो अपनी अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा कर पाए, जो भी उनकी पर्सनल नीड है। याद है एक लड़का किस लिए आया था कंपनी में? दीज वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स सच एज कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स हो सकती है, सोशल नीड्स हो सकती है, जैसे कि पीयर रिकग्निशन, मतलब उनको अच्छा रिकग्निशन मिले आपकी कंपनी में, एक सारे एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करें। फाइन। एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बिलोंगिंगनेस हो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये सब अच्छा लगता है एम्प्लॉयज़ को, सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फाइन। और हायर लेवल नीड्स जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की, लॉन्ग रन में उनका कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छी और डेवलपमेंट अच्छा हो। कैसे हो सकता है वो? जब हम उनको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, नए नए स्किल्स में डेवलप करेंगे। फाइन। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लो, और वैसे वीडियो के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाया करो। जो आपको स्लाइड्स दिखती हैं प्योर एनसीईआरटी का मैटर होता है, आप इसके साथ नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइन। ये वही एनसीईआरटी की लैंग्वेज के नोट्स होते हैं आपके पास। फाइन। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।